हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 13 दैट इज लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव के अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। पहले ये 12th क्लास में हुआ करता था, बट अब पिछले कुछ सालों से ये 11th क्लास में पढ़ा जाता है। तो चलते हैं आज की क्लास में। आज हम देखेंगे टॉपिक लिमिट। तो सबसे पहले जानेंगे लिमिट होता क्या है और क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं लिमिट। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट होता क्या है? व्हाट इज लिमिट? जैसा कि नाम से पता चलता है, लिमिट। लिमिट का मतलब सीमा, हद। कई बार डायलॉग बोलते हैं ना, अपनी लिमिट में रहें। लिमिट का मतलब हद। कोई भी काम करते हैं दुनिया में, जितनी भी एक्टिविटी है, हर किसी का कोई ना कोई एक लिमिट होती है। खाना खा रहे हैं, लिमिट है। दौड़ रहे हैं, लिमिट है। पढ़ रहे हैं, लिमिट है। अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, मतलब हर चीज की एक लिमिट है। तो वैसा ही कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेन से पढ़ा रहा हूं, मार्कर से पढ़ा रहा हूं। अभी मैं मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और ये कुछ नहीं हुआ। मैं और फोर्स लगाऊंगा, ये टूट जाएगा। तो जिस पॉइंट पे टूट जाएगा, दैट इज द लिमिट। नॉर्मली अभी स्टूडेंट जैसे बैठे हैं, अगर मान लो एक बच्चा दूसरे बच्चे को एक थप्पड़ मारता है और वो मुस्कुरा देता है, वो सोचेगा एक्सक्यूज है, मजाक में होगा। दूसरा मारा, फिर मजाक। तीसरा मारा, मजाक। चौथा मारते ही रिवर्स एक्शन, उल्टा लगा। ये क्या थी? लिमिट, एक हद। जहां रिवर्स एक्शन हो, कुछ चेंज हो, दैट इज द लिमिट। किसी भी चीज की लिमिट होती है। आप दौड़ लगा रहे हैं, आप दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, एक लिमिट आएगी जब आपकी बॉडी जवाब दे देगी और आप गिर जाएंगे, वो आपकी लिमिट है। तो ऐसे ही कुछ यहां पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब यहां लिमिट को हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाता है LIM से, और कुछ टीचर इसको LT, कैपिटल L, स्मॉल t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां रिप्रेजेंट किया जाता है x टेंड्स टू a fx। व्हाट इज द मीनिंग x टेंड्स टू? ये जो वर्ड है, एरो है, इसका मतलब है टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब जस्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टारगेट। लिमिट का मतलब मैंने बताया, बार बार बोला आप लोगों को, हद। यानी जो हमारी हद है, मंजिल है, वहां तक। अब जरूरी नहीं है जो हम टारगेट सेट करते हैं वहां तक, मंजिल तक पहुंच पाए डायरेक्टली, उसकी तरफ अप्रोच करना। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी स्टूडेंट के लिए टारगेट फिक्स किया कि आपको पर डे यहां से ISBT तक दौड़ना है। तो ISBT एक लिमिट सेट किया मैंने, टारगेट सेट किया उसके लिए। ये तो जरूरी नहीं वो वहां तक दौड़ पाएगा, बट बच्चा मेरी बहुत रेस्पेक्ट करता है और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अगर वो यहां से कुछ दूरी के बाद गिर गया, बस अड्डे तक नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट चेंज हो गई। वो उसकी लिमिट थी जहां वो गिर गया, लेकिन उसकी कोशिश क्या थी? ISBT तक पहुंचना। तो ये ISBT क्या है? अप्रोच। तो यहां X अप्रोच कर रहा है A को, A की तरफ बढ़ना। A तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, डजंट मैटर। तो यहां अभी आगे डिटेल में 12th क्लास में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। वहां और भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, वन साइडेड लिमिट। अभी मैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। तो लिमिट में यहां हम जो पार्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला टॉपिक है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड टॉपिक है फैक्टराइजेशन। थर्ड वन इज rationalization. Fourth one, using standard result. Fifth, limit in the form of x tends to infinite. And last, most important, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इसके बाद
जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। जेईई मेन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम की बात करें या कोई भी एग्जाम की बात करें, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां हम ये मेथड यूज ना करके, उसमें सबसे पहला हमारा मेन मेथड तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके लिए हम जनरली यूज करेंगे एल हॉस्पिटल मेथड और लास्ट लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन रेज टू द पावर ऑफ फंक्शन, इस टाइप से। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे टॉपिक। पहला है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एज नेम इंडिकेट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक बच्चे को दौड़ लगानी है, आईएसबीटी तक दौड़ना है, विदाउट प्रैक्टिस मैंने उसको बोला दौड़ना है, वो दौड़ना स्टार्ट करता है और रास्ते में गिर जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा भी हो सकता है उसका ऑलरेडी पहले से कैलिबर हो और वो वहां तक पूरा पहुंच जाए। तो ऐसे कुछ यहां देखने वाले हैं हम, या तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा और डायरेक्टली नहीं आएगा, मतलब डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा, तो हम कोई और सोर्स, कुछ और तरीका निकालेंगे ताकि वो बच्चा वहां तक पहुंच जाए। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पहला मैंने बोला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। नाम से पता लगता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, लाइक दिस। ये प्रॉब्लम है लिमिट की, तो आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है। x के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट 4 + 5 13 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² + 4x डिवाइड बाय x + 7, x के प्लेस पे 3 रख दीजिए, तो 3 अगर हम रखते हैं तो दिस इज व्हाट 3² + 4 × 3 डिवाइड बाय 3 + 7, दिस इज 9 + 12 by 10, this will 21 by 10, this is the answer। तो ये आई थिंक आप लोग इजीली समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करनी है। लाइक दिस आप लिमिट अप्लाई करिए, so what will this sin π/2 plus cos π/2, sin 90 0, sin 90 1 and cos 90 0, finally 1 is the correct answer। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत इजी सा मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टराइजेशन। भाई देखिए, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी था और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो फिर हम क्यों जाते हैं फैक्टराइजेशन पे? इट मींस व्हाट कि फैक्टराइजेशन हमें जरूरत क्यों पड़ी? जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे तो फैक्टराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर आंसर आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ जाती है, देन वी विल यूज फैक्टराइजेशन। कितनी आसानी से मैंने कह दिया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। अब स्टूडेंट का मेन पर्पस ये नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, ये सीखना है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, फैक्टराइजेशन कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। अभी मैंने बोला इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं, ये टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं और आंसर आ जाए 0/0, आप सबको पता है 0/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब फेल। a/0, इनफाइनाइट, इस टाइप की कोई भी रिजल्ट अगर आपको मिलती है तो समझ जाना कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया। दैट वी विल यूज फैक्टराइजेशन। देखिए जरा कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 डिवाइड बाय x - 2। आप देख रहे होंगे, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो यहां x की वैल्यू डायरेक्ट 2 रखने पर यहां आंसर आने वाला है 0/0, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 डिवाइड बाय 2 - 2 0, 0/0 मींस व्हाट नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल। वी विल यूज फैक्टराइजेशन। क्या कहता है फैक्टराइजेशन? देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 2. नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, हियर एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2. ये एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, तो ये आने वाला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2. एक्स के प्लेस पे 2 रख दीजिए. अगर मैं 2 रख देता हूं यहां 2 प्लस 2, तो दिस इज योर 4. सो 4 इज द करेक्ट आंसर. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी टाइप का. लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. जरा गौर से देखिए, अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं, x के प्लेस पे मैं 5 रखता हूं, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30 एंड हियर आल्सो 30. 30 माइनस 30 दैट इज 0, मतलब 0 बाय 0. 0 बाय 0 आते ही हम तुरंत समझ गए कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल. इट मींस व्हाट? वी विल यूज फैक्टराइजेशन. तो जब भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाए, यानी पहला पर्पस तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है. अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाए देन वी विल यूज फैक्टराइजेशन. देखिए जरा फैक्टराइजेशन, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस करें तो 9. 5 4 जा 20, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 डिवाइड बाय, हियर 5 बन जा 5. यहां से हम फैक्टराइज करेंगे. अब यहां से देखिए x माइनस 5 कॉमन है स्टूडेंट, हियर आल्सो. तो आप देखेंगे यहां से लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 5 x माइनस 1. x माइनस 5 कैंसिल आउट, सो लिमिट x टेंड्स टू 5, हियर x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 1. x के प्लेस पे 5 पुट कर दीजिए. अगर मैं 5 पुट करता हूं, दिस विल व्हाट? 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 1. सो फाइनली 1/4 इज द करेक्ट आंसर. तो इस टाइप से हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशन. अगला टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन. क्या कहता है रेशनलाइजेशन, कब अप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन, जरा ध्यान से देखिए. रेशनलाइजेशन एज नेम इंडिकेट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. रेशनलाइजेशन 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी रूट के अंदर दी होगी देन वी विल यूज रेशनलाइजेशन. देखिए डायरेक्ट पहला टारगेट तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने का ही होगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय x. आप जरा गौर से देखिए, अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं, जहां जहां x है, x के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूं तो आप देखेंगे आंसर आता है 0/0. आप चेक कर सकते हैं. अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख देता हूं, एक मिनट जरा, ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी. 0 रखेंगे तो इसको हम चेंज कर देते हैं. 1 माइनस x कर देते हैं क्वेश्चन को. यस दिस क्वेश्चन, अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप देखेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल. वी विल यूज रेशनलाइजेशन, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर आंसर आ रहा है 0/0. तो अब इसका मतलब हमें यूज करना होगा रेशनलाइजेशन. क्या कहता है रेशनलाइजेशन, देखिए जरा. इसके अपोजिट साइन से 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 1. इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो व्हाट विल दिस? a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो 1 माइनस x माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय x ब्रैकेट रूट ऑफ दिस. ये हो गया. अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. दिस इज 1 माइनस x प्लस माइनस 1 सॉरी
डिवाइड बाय x ब्रैकेट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 1। यहां आप देख रहे होंगे ये -1 ये +1 कैंसिल आउट। माइनस एक्स इज व्हाट -2x, x टेंड्स टू 0, here -2x डिवाइड बाय x ब्रैकेट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 1। x से x कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज -2 बाय x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो √1 प्लस √1, तो -2 बाय 1 प्लस 1 दैट इज -2 बाय 2, ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा और इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद मैंने आपको बताया यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, या उससे पहले हम डिस्कस करते हैं लिमिट इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, लिमिट इन द फॉर्म ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको कैसे हैंडल करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी नंबर है अगर उसके डिवाइड में 0 आता है तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 0 इंटू इनफाइनाइट इक्वल टू a लिख सकता हूं, तो मतलब 0 इक्वल टू a बाई इनफाइनाइट। मैं कहना क्या चाहता हूं कि किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 आता है तो नॉट डिफाइन होता है, बट अगर किसी भी नंबर के डिवाइड में नॉट डिफाइन होगा इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होती है। क्या पर्पस है मेरा ये बताने का, और ये ऐसा मैं क्यों बताना चाहता हूं, देखते हैं कुछ सवाल। तो देखिए मैंने कहा इनफाइनाइट का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है स्टूडेंट, उसके अंदर ऑलवेज आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। x की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। क्या होगा उसके बाद देखते हैं कुछ समय। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सपोज ये प्रॉब्लम है, आप देख रहे होंगे इनफाइनाइट लिमिट देखते ही आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या है x की? x की हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट 2। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो देखिए क्या बचने वाला है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2, हियर 3/x एंड दिस इज 5/x स्क्वायर डिवाइड बाय 7 माइनस 5/x प्लस 3/x स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये आने वाला है 2 प्लस 3/इनफाइनाइट प्लस 5/इनफाइनाइट स्क्वायर डिवाइड बाय 7 माइनस 5/इनफाइनाइट प्लस 3/इनफाइनाइट स्क्वायर। और जब भी किसी नंबर के डिवाइड में इनफाइनाइट आता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ऐसा हम यहां देख चुके हैं। तो अगर मैं यहां इनफाइनाइट की जगह 0 रख देता हूं तो 0 2 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 7 माइनस 0 प्लस 0, फाइनली आंसर इज 2/7। सो 2/7 इज द करेक्ट आंसर। तो इनफाइनाइट का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आपने इस तरह से हैंडल करना होगा। इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, जस्ट लाइक इनफाइनाइट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आंसर हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो उसका आंसर हमेशा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट आते हैं। आप देख रहे होंगे 2 और 3, तो आंसर डायरेक्टली 2 एंड 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 5 डिवाइड बाय 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप जानना चाहते हैं इनफाइनाइट के क्वेश्चन में, तो इसका आंसर डायरेक्टली होने वाला है 7/9। अगर बाय चांस एक क्वेश्चन माइंड में होगा आपके, अगर बाय चांस
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर सेम नहीं है तो क्या करें, लाइक 7x क्यूब प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड बाय 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। इस केस में हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नहीं है तो इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइन आएगा, बिकॉज इसको आप x क्यूब से जब डिवाइड करोगे तो उसमें डिवाइड में टर्म 0 आ जाएगी, और अगर डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा होगी तो उस केस में आंसर 0 आएगा। इसका मतलब 3 केस है इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस में, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर सेम आती है तो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट ही उसका आंसर होगा, अगर ऊपर पावर ज्यादा आती है तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा, और अगर डिवाइड में पावर ज्यादा आती है तो उसका आंसर 0 होगा, ये कंफर्म है। तो अगर बच्चों को ये वीडियोस अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।